सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब चंदनपुर राज्य पर राजा विक्रम सिंह का राज हुआ करता था। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करते थे। राजा विक्रम सिंह के सिर्फ एक ही संतान थी, और वह थी उनकी इकलौती बेटी अनुपमा। अनुपमा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। उसकी मीठी वाणी सबको मोह लेती थी। राजा ने अपनी बेटी अनुपमा को सभी तरह की शिक्षाएं दी थीं, और वे अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी अनुपमा जब विवाह योग्य हो गई, तब दूर दूर के राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन राजकुमारी अनुपमा जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, तो राजा विक्रम सिंह पूछते हैं, बेटी तुम कहाँ गई थी? अनुपमा बताती है, पिताश्री मैं मंदिर गई हुई थी, परंतु वहां एक तांत्रिक विचित्र दृष्टि से देख रहा था। राजा ने कहा, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करते हैं। राजकुमारी अनुपमा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढना है। तभी महामंत्री जी कहते हैं, महाराज, मेरे अनुमान से राजा शुक्रवर के पुत्र राजकुमार राजेंद्र राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर हैं। राजा शुक्रवर के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका बेटा राजेंद्र भी वीर योद्धा है, साथ ही वह बहुत दयालु भी है। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना बेटा मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा शुक्रवर के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। यह सुनकर राजकुमारी शर्माकर अपने कक्ष में चली जाती है। राजा विक्रम सिंह राजा शुक्रवर से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है। अब राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार राजेंद्र का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा शुक्रवर अपने परिवार के साथ राजा विक्रम सिंह के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। राजकुमार राजेंद्र, जो राजकुमारी अनुपमा का होने वाला पति था, 2 दिन के बाद वहां आने वाला होता है। 2 दिन पश्चात जब राजकुमार राजेंद्र जंगल के रास्ते से विवाह के लिए आ रहे होते हैं, तब एक तांत्रिक उनके सामने आ जाता है और कहता है, राजकुमार की जय हो। राजकुमार, सुना है आप बहुत दयालु हैं। आप अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, हाँ, मैं अपनी प्रजा की सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तांत्रिक पूछता है, तो क्या राजकुमार आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? राजकुमार कहता है, हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो यह मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तांत्रिक कहता है, तो राजकुमार, मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजकुमार कहता है, बोलिए तांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तांत्रिक कहता है, छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार, मैं जानता हूं कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। यह सुनकर राजकुमार चौंक कर कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? तांत्रिक कहता है, नहीं, अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है, लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है, मैं उन पर मुग्ध हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट नहीं रहा। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ जाता है और वह तांत्रिक से कहता है, मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी यह इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूंगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। तांत्रिक बड़े ही रहस्यमयी स्वर में कहता है, तो यह आपका अंतिम निर्णय है? राजकुमार कहता है, हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार।
और ना ही राजकुमारी से विवाह कर पाओगे। विवाह तो मेरा ही होगा। राजकुमार से ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेता है और एक मंत्र बोलता है। वो भस्म राजकुमार के शरीर पर डाल देता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार राजेंद्र का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अनुपमा और राजेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है। अब अनुपमा अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन तांत्रिक, जो राजकुमार राजेंद्र के रूप में होता है, वह अपने महामंत्री से कहता है, महामंत्री, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के प्रजाजन जो नदी का जल, हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वह हर महीने उसका कर हमें दें। कर के रूप में वो हमें धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। यह सुनकर महामंत्री कहता है, परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। यह भूमि, नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वह इसका कर क्यों देंगे? राजकुमार कहता है, महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे भी नहीं होगा। यह आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवाते हैं। राजकुमार राजेंद्र के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन राजकुमार राजेंद्र खुद कर वसूलने जाता है। जहां एक फल वाला फल बेच रहा था, वह उसे कहता है, फल बेच रहे हो भद्रा? फल वाला उत्तर देता है, हाँ राजकुमार, यही तो मेरी रोजी रोटी है। राजकुमार कहता है, शायद तुमने हमारी घोषणा के विषय में नहीं सुना है। मैंने उस दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, मैंने सुना है, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो भद्रा, यह फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो, तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? नहीं राजकुमार, यह फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा चलो, तुम अपने बगीचे से लेकर आते होंगे, परंतु वह बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है, वह भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना? परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास उतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा और मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भद्रा की इस बात पर राजेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह भद्रा के सारे फल की टोकरी जमीन पर फेंक कर कुचल देता है और वहां से चला जाता है। भद्रा बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। यह बात महामंत्री तक पहुंचती है। फिर महामंत्री सारी बात राजा शुक्रवर को बताते हुए कहते हैं, महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना बेटा समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। राजा शुक्रवर कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से राजकुमार राजेंद्र के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमार राजेंद्र राजा शुक्रवर से कहता है, पिताश्री, मैं अपने पड़ोसी राज्य सनतपुर गया था। मैंने उनके साथ संधि कर ली है। अब उनके राज्य के व्यापारी हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। राजा शुक्रवर कहते हैं, क्या सनतपुर? अरे, उस राज्य का राजा कृतसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। इस वजह से हमने आज तक ना उस पर आक्रमण किया और ना ही उसके साथ संधि की, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा? राजकुमार राजेंद्र ने कहा, इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहाँ आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा, हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। राजा ने प्रश्न किया, परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा? इसके बारे में तुमने सोचा है?
राजकुमार राजेंद्र ने कहा, मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। यह सुनकर राजा शुक्रवर कहते हैं, राजकुमार राजेंद्र, तुम्हारा यह निर्णय हमें कदापि स्वीकार नहीं होगा। पिताश्री, आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र राजा शुक्रवर से गुस्सा हो जाता है और उन्हें कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब यह बात अनुपमा को पता चलती है तो वह भी राजकुमार राजेंद्र से कहती है, यह आपने क्या किया स्वामी? पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम विरुद्ध हैं। मैंने आपसे विवाह करके भूल कर दी। राजकुमारी अनुपमा की इस बात पर गुस्सा होकर राजकुमार राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमारी अनुपमा के पिता राजा विक्रम सिंह अपनी पुत्री से भेंट करने के लिए पधारते हैं। उनके साथ एक योगी राज भी आए होते हैं। अपनी पुत्री की अवस्था देखकर वो अनुपमा से पूछते हैं, पुत्री, यह क्या, यह तुम किस अवस्था में रह रही हो और महाराजा शुक्रवर कहाँ हैं? अनुपमा बताती है, पिताश्री, इस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरा विवाह करवा दिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर अनुपमा अब तक की सारी गतिविधियां राजा विक्रम सिंह को बता देती है। राजकुमार राजेंद्र का दरबार लगा हुआ था और राजा विक्रम सिंह और योगी जी वहां पधारते हैं। योगी जी राजेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह कोई असली राजकुमार नहीं, यह तो एक बहरूपिया है। वह उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ समय बाद योगी जी राजा विक्रम सिंह, राजकुमारी अनुपमा और महामंत्री को बुलाकर बताते हैं, आप सबको बहुत ही गलत फहमी हुई है। वह राजकुमार राजेंद्र नहीं है। वास्तव में वह एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके राजकुमार राजेंद्र का वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर राजकुमारी अनुपमा अचंभित होकर कहती हैं, क्या इतना बड़ा छल हुआ है मेरे साथ? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है। योगी जी कहते हैं, पुत्री, अब यह तो वह तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे विवाह से पहले राजकुमार राजेंद्र का रूप लिया है या उसके पश्चात, परंतु वह तांत्रिक बहुत लोभी और क्रोधी है। वह हमें सारी बात आसानी से नहीं बताएगा, बल्कि वह हम सब पर भी आक्रमण कर सकता है। उसे हराने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। राजा विक्रम सिंह पूछते हैं, परंतु योगी जी, उसकी विद्या का नाश कैसे कर सकते हैं? तो योगी जी बताते हैं कि तांत्रिक की सारी विद्या उसकी एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वह अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूँ। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी अनुपमा से पूछते हैं, बेटी, तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है क्या? राजकुमारी अनुपमा कहती है, नहीं पिताश्री, परंतु हाँ, वह रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वे अपने सारे आभूषण बाहर निकाल कर रख देते हैं। मुझे कई बार अंदेशा हुआ था कि यह रोज रात के 12 बजे स्नान क्यों करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, परंतु उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया था। पिताश्री, मुझे संदेह है कि वो वही तांत्रिक तो नहीं है जो मुझे मंदिर में मिला था। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, हो सकता है बेटी, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। योगी महाराज अनुपमा से कहते हैं, बेटी, किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। अनुपमा कहती है, जी योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूँ। रात हो जाती है और 12 बजते ही राजेंद्र बना तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। अनुपमा छुपकर सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकालकर रख देता है, अनुपमा अंगूठी उठा लेती है और योगी जी के पास ले आती है। अंगूठी को देखकर योगी महाराज कहते हैं, हाँ बेटी, यह वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या कैद है। यह कहकर योगी महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगते हैं। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक विद्या भस्म होने लगती है। तांत्रिक स्नान गृह से बाहर आता है। जैसे ही पूरी अंगूठी भस्म हो जाती है,
तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तभी योगी महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो चुका है, अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। तांत्रिक समझ जाता है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर वह कहता है, योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी अनुपमा को देखा था उसी दिन से मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय कर लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार राजेंद्र विवाह के लिए जा रहे थे तब मैंने अपनी विद्या का उपयोग करके उन्हें खरगोश में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राजकुमार राजेंद्र का रूप धारण तो कर लिया, परंतु अपने लोभी मन पर मैं नियंत्रण नहीं लगा पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूँ। मैंने राजकुमार राजेंद्र की छवि को खराब किया है, मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर अनुपमा को बहुत दुख होता है। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार राजेंद्र भी अपने असली रूप में आ जाता है और कुछ देर के बाद वो भी अपने महल में वहां पहुंचा जाता है और कहता है, योगी जी, इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। योगी महाराज कहते हैं, हाँ राजकुमार, हमें पता चल चुका है, इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद यह एक साधारण मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तांत्रिक हाथ जोड़कर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मैंने केवल आपके साथ नहीं, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार थी, अब मैं सामान्य बन चुका हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी अनुपमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमार राजेंद्र अनुपमा से कहता है, राजकुमारी, आप इतने महीनों से भूल से ही सही, किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर इसके साथ रह रही हो। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसलिए अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अनुपमा भी कहती है, आप उचित कह रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह तो इनके साथ हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ वन की कुटिया में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करेंगे। अनुपमा का यह निर्णय सुनकर राजा विक्रम सिंह को बहुत दुख होता है। एक राजकुमारी के भाग्य में वन की कुटिया आए, यह बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही थी। अनुपमा तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार राजेंद्र अपने पिता शुक्रवर को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने लगता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।